गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, सामाजिक सर्वेक्षण करते क्यों हैं और सामाजिक सर्वेक्षण के हमारे समुदायों के लिए लाभ क्या है। ये सारी चीज़ें विस्तार से मैंने आपको बताई। सर्वेक्षण का आयोजन किस तरह से किया जाता है, उसकी प्लानिंग किस तरह से किया जाता है, उसकी रिपोर्टिंग, उसका संपादन किस तरह से किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज एक दूसरी बात करते हैं, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका मतलब है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1835 में शैक्षिक आयोगों का प्रारंभ हुआ भारत में। उससे पहले कोई शिक्षा नीति नहीं थी। अंग्रेज लोग अपने हिसाब से सब कुछ चलाते थे। लेकिन ब्रिटेन की संसद का एक सांसद था जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। इस व्यक्ति ने सबसे पहले 1835 में शिक्षा नीति का, जिसे मैकाले घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं, एक शिक्षा नीति बनाई, एक घोषणा की थी किस इस तरह से हम एजुकेशन देंगे। लेकिन जितनी भी नीतियां बनी उसमें भी, उसके बाद भी उन सब में अंग्रेजों का हित सर्वोपरि था। भारत के हित से कोई लेना देना नहीं था। लॉर्ड मैकाले ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि मैं जो घोषणा पत्र लाया हूं, भारतीयों के लिए नहीं कही बल्कि ब्रिटिश संसद में यह बात कही थी, मैं जो घोषणा पत्र लाया हूं इस घोषणा पत्र को आप सब मिलकर पास कीजिए। और ये घोषणा पत्र ऐसा घोषणा पत्र है जिससे सकल सूरत से तो वहाँ के लोग भारतीय लगेंगे, लेकिन वो मन और मस्तिष्क से वो ब्रिटिश हो जाएंगे, यानी अंग्रेज बन जाएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उन्होंने भारतीय संस्कृति परंपरा जो कुछ भी था उसको उस घोषणा पत्र में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया, ताकि भारत के बच्चे भारत की संस्कृति के अकॉर्डिंग, भारत की सभ्यता के अकॉर्डिंग, हमारे संस्कारों के हिसाब से शिक्षा प्राप्त कर सकें। हमारे महापुरुषों ने, हमारे शिक्षाविदों ने, समाजशास्त्रियों ने, चिंतकों ने इस पर बहुत विरोध किया। लेकिन चूंकि उनकी सत्ता थी, उन्होंने किसी भी विरोध को नहीं माना और उस घोषणा पत्र को अप्लाई कर दिया। लेकिन जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया तो एक नई विचारधारा की चर्चा शुरू हुई कि किस तरह से हम अपनी शिक्षा नीति अपनाएं, किस तरह से हम शैक्षिक व्यवस्था को लागू करें। इसके लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने, विभिन्न शिक्षाविदों ने, विभिन्न विद्वानों ने, प्रोफेसर्स ने दुनिया के दूसरे देशों की भी शिक्षा नीतियों का अध्ययन किया और उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के पत्र तैयार किए और सरकार को भेजे, सिफारिशें भेजी, अपने सुझाव भेजे। उन सबको ध्यान में रखकर सरकार ने शिक्षा नीति बनाई और सबसे पहले 1948-49 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग आया था। उसमें भारतीय शिक्षा के संबंध में बातें कही गई थी कि किस तरह से भारतीय शैक्षिक व्यवस्था संचालित रहेगी, किस तरह से हम उसमें बालकों को पढ़ाएंगे, किस तरह से उनकी परीक्षा प्रणाली रहेगी, पाठ्यक्रम कितना रहेगा, आदि आदि सारी चीज़ों पर इसमें विशेष जोर दिया गया। उसके बाद 1992 तक विभिन्न शिक्षा आयोग, समितियां, सुधार आयोग आदि गठित हुए। शिक्षा नीति तो 1986 के बाद अब 2020 में ही आई है, लेकिन उसके बाद 1992 में राममूर्ति समिति गठित की गई थी। उसका ये सिर्फ यही काम था कि जो हमारी शिक्षा नीति है 1986, उसमें जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए।
उन कमियों को दूर करने के लिए राममूर्ति समिति ने अपनी सिफारिश दी, लेकिन उन पर ज़्यादा अमल नहीं हुआ और हमारी शैक्षिक व्यवस्था जैसी पहले थी ऐसी ही चलती आ रही थी। लेकिन 2005 में इस बात पर जोर दिया गया कि हमारे छात्रों को हम कब तक इस तरह शैक्षिक व्यवस्थाओं से वंचित रखेंगे, किस तरह हम संस्कारवान शिक्षा बालकों को नहीं दे पाएंगे। इस सब बात को ध्यान में रख के मंथन किया गया और बात आई कि एक शैक्षिक करिकुलम तैयार किया जाए, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हासिल कराई जाएँ, दी जाएँ और उस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उसको नाम दिया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। इसमें विभिन्न बातों को ध्यान में रखा गया था। पहला, छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली हो। पहला, छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली। जब मैं आपको शिक्षण विधियां पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको दो तरह की शिक्षण विधियां बताई थी। नंबर 1 परंपरागत और नंबर 2 आधुनिक। परंपरागत जो शिक्षण विधियां थी, इनमें 3 शिक्षण विधियां थी। नंबर 1 व्याख्यान विधि, नंबर 2 पाठ्यपुस्तक विधि, नंबर 3 स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी कथन विधि। ये तीनों ही विधियां ऐसी थी, उनमें शिक्षक सक्रिय रहता था, छात्र निष्क्रिय श्रोता रहते थे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इसी बात पर जोर दिया गया कि ये जो शिक्षण विधियां हैं, इन शिक्षण विधियों को बंद किया जाए अथवा इनको साइड में रखा जाए और आधुनिक शिक्षण विधियों को अप्लाई किया जाए, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों को अप्लाई किया जाए। आधुनिक शिक्षण विधियों को मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि भी कहते हैं, ताकि बालक अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ सके। इसी बात को एनसीएफ में कहा गया कि छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। जब शिक्षक कक्षा में सर्वे सर्वा होता है, कक्षा का लीडर होता है, वो पढ़ाता रहता है, बच्चे सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, थिंकिंग पावर, चिंतन शक्ति, लॉजिक पावर, तर्क शक्ति, इनका विकास नहीं होता। और जब तक इन तीनों शक्तियों का विकास नहीं होगा, उसकी कल्पना शक्ति विकसित नहीं होगी, और कल्पना शक्ति विकसित नहीं होगी तब तक बालक आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हमारे मस्तिष्क में एक मैप होना चाहिए फ्यूचर का कि हम आगे किस तरह से बढ़ेंगे, और ये तभी संभव है जब हम छात्र केंद्रित शिक्षा कक्ष में अथवा सब्जेक्ट रूम में देंगे, तभी ये संभव है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक तथ्यों का समावेश। एनसीएफ
एनसीएफ 2005 में मनोवैज्ञानिक तथ्यों को पर ध्यान दिया गया। मनोवैज्ञानिक तथ्यों से क्या तात्पर्य है? रुचि किसकी? विद्यार्थी की। आवश्यकता, क्षमता, आयु, मानसिक आयु, इन पांचों चीज़ों का हमें शिक्षण विधियों के चयन में ध्यान देना चाहिए। इन पांचों तथ्यों का हम ध्यान रखेंगे तो ही हम मनोवैज्ञानिक तरीके से बालकों को पढ़ा सकते हैं। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये बात रखी गई थी। तीसरी जो बात रखी गई थी, बस्ते का बोझ कम किया जाए। इसका तात्पर्य है कि जो वर्तमान समय में हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है उससे बालकों के ऊपर बस्ते का भार अधिक है। यानी वजन, वजन में दोनों तरह का वजन, उसमें वेट भी और एक लेंथी सिलेबस भी। उस लेंथी सिलेबस में भी जो बातें रखी गई हैं वो सब सैद्धांतिक रखी गई हैं। व्यावहारिक कार्य के लिए उसमें बहुत कम जगह उसमें दी गई है। विशेषकर 10वीं तक की शिक्षा की हम बात करें तो उसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो दिया गया वो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक ही है। उसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि बस्ते का बोझ कम कैसे हो सकता है। बस्ते का बोझ कम होगा, हम सब्जेक्ट्स को मिला देंगे। सामाजिक विज्ञान विषय एक ऐसा विषय है जो 4 विषयों को एक साथ जोड़ देता है। अलग हम उन सब्जेक्ट्स को अलग अलग रखेंगे तो बालक का सिलेबस बहुत लेंथी हो जाएगा, बस्ते का बोझ भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम एक ही सब्जेक्ट में सारी चीज़ों को रख देंगे, जो महत्वपूर्ण काम की चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में उनको भी रखेंगे, ज्योग्राफी में उनको भी रखेंगे, पॉलिटिकल साइंस में उनको भी रखेंगे, हिस्ट्री में उनको भी रखेंगे, सोशियोलॉजी में उनको भी रखेंगे, तो इस तरह से हम इन सारे सब्जेक्ट्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सबको यूनिट वाइज उसमें रख देंगे तो बस्ते का बोझ काफ़ी संख्या तक काफ़ी हद तक कम होगा। अगला है संरचना को विद्यार्थी स्वयं तैयार करें। इसका तात्पर्य है जो स्ट्रक्चर है कक्षा कक्ष का, स्ट्रक्चर्स मीन्स दीवार नहीं, बोर्ड नहीं, पंखे नहीं, स्ट्रक्चर से तात्पर्य है कक्षा कक्ष में जो टॉपिक हमने लिया है उस टॉपिक का स्ट्रक्चर बालक तैयार करे, अर्थात उस टॉपिक को बालक स्वयं पढ़े। उससे क्या फायदा होगा? उनमें रचनात्मक शक्तियों का विकास होगा, उनमें चिंतन शक्ति का विकास होगा, उनमें तर्क करने की क्षमता विकसित होगी। कोई चीज़ उसमें से नहीं आ रही है, उनकी समझ में नहीं आ रही, तो वो अपने टीचर से पूछेंगे, टीचर उनको बताएगा, तो बालकों में ऑटोमेटिकली तर्क शक्ति विकसित होगी। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो संरचनात्मक ढांचे को विद्यार्थियों के ऊपर डाला गया ये एक श्रेष्ठ सिफारिश थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सोच का विकास। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में सिफारिश दी गई थी उसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि सामाजिक विज्ञान विषय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सोच विकसित हो, ऐसे टॉपिक्स रखे जाएं। ऐसे नहीं कि बालक सिर्फ और सिर्फ अपने अथवा अपने परिवार के बारे में ही सोचे, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि वो अपने बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने गांव के बारे में सोचे
अपने राज्य के बारे में सोचे, अपने देश के बारे में सोचे और पूरी दुनिया के बारे में सोचे। जब पूरी दुनिया अच्छी तरह से रहेगी, पूरी दुनिया भेदभाव रहित होगी, तो किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार की समस्या हम लोगों के सामने उपस्थित नहीं होगी। इसलिए सामाजिक विज्ञान में एनसीएफ के माध्यम से इसी बात पर जोर दिया गया कि बालकों को इसमें जो भी टॉपिक रखे जाएं वो ऐसे होने चाहिए जिससे उनमें अंतर्राष्ट्रीयता का भाव विकसित हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जो हमारा स्लोगन है हमारी संस्कृति का, वसुधैव कुटुंबकम, यानी इस वसुधा पर, इस धरती पर जो भी लोग हैं वो सब हमारे कुटुंबी जन हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये भाव हमारे बच्चों में आ जाना चाहिए। इस प्रकार की संस्कारित शिक्षा हम सामाजिक विज्ञान के माध्यम से बालकों को दें, ये एनसीएफ में कहा गया। अच्छे नागरिक के गुण उस विकसित हों। अच्छे नागरिक के गुण कैसे विकसित हो? उसमें ऐसा पाठ्यक्रम रखा जाए जो पाठ्यक्रम बालकों में ऐसे गुण विकसित करे, बालकों में ऐसा भाव पैदा करे जो एक अच्छे नागरिक के होते हैं। बात आती है अच्छे नागरिक के गुण क्या है? देश के प्रति लगाव, अपने अधिकारों का ध्यान रखते हुए दूसरों के अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, हमें हमारे अधिकार तो चाहिए लेकिन हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देते। जैसे ट्रेन में हमें बैठते समय ये देख लेना चाहिए कि सीट खाली है या नहीं, फिर भी हम कहते हैं थोड़ा सा साइड में हो जाना। उस 4 की सीट है और आदमी समझदार है तो वो कह देगा सर आइए बैठिए। और यदि उसमें अच्छे गुण, नागरिक के गुण नहीं है तो क्या कहेगा, जगह नहीं है, 4 की सीट है, 4 बैठे हैं। एक बात। दूसरी बात, कोई प्रेग्नेंट लेडी आ गई, कोई बच्चे वाली लेडी आ गई, कोई वृद्धजन आ गया जो खड़ा रहने में अक्षम है, वो तुरंत खड़ा होकर उनसे कहेगा आप बैठिए, मैं खड़ा होकर चला चलूँगा। क्यों? क्योंकि वो सक्षम है खड़ा होने में और वो लोग अक्षम हैं, वो खड़े नहीं रह सकते। विभिन्न प्रकार की उनके साथ समस्याएं हैं, उनके हाथ पैर कमजोर हैं, उनके हाथ में बच्चा है या प्रेग्नेंट है। तो इस तरह से अच्छा जो नागरिक होगा ये भाव उसके अंदर होंगे। दूसरी तरफ चलते हैं अपन। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कोई जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप लेते हैं उनमें कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्कॉलरशिप के 2-2 फॉर्म भर देते हैं। प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ आपको। जब 2 फॉर्म भर देते हैं तो वो उनका एक फॉर्म हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं गवर्नमेंट के लिए ताकि उनकी स्कॉलरशिप आ सके। फिर स्टूडेंट आता है, ऐसे स्टूडेंट 1-2% ही है, ज़्यादा नहीं है, वो कहता है सर मेरा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया आपने। तो देखते हैं तो फॉर्म फॉरवर्ड किया जा चुका है। वो कहता नहीं सर ये नहीं, ये वाला फॉर्म नहीं किया। उससे पूछेंगे भाई एक साथ 2 स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो वो कहता है सर आपकी जेब से क्या जा रहा है। अब यहाँ उसमें अच्छे नागरिक के गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देश की संपत्ति को, देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में नहीं रख रहा है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दोबारा दूसरा फॉर्म फॉरवर्ड कराने के लिए आया। एक और बात बताता हूँ आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा का काम चलता है। वहाँ मस्ट्रॉल में जितने लोग हाजिर होते हैं उनकी ही अटेंडेंस होती है, वही काम करते हैं। लेकिन कई बार क्या करते हैं, सरपंच है, मैट है या सेक्रेटरी है, वो क्या करते हैं 2-4 लोगों के नाम उसमें बढ़ा देते हैं। संयोग से मान लीजिए मेरा या आपका नाम उसमें जोड़ दिया, अब सिस्टम गवर्नमेंट ने अलग कर दिया, वो पैसा आपके खाते में आएगा। जब वो पैसा आपके खाते में आएगा तो सरपंच या सेक्रेटरी उसे लेने आ जाएगा। वो ऐसे जो नाम जोड़ते हैं वो अपने लोगों को जोड़ते हैं ताकि उनको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। फिर वो उस पैसे को ले जाएंगे, उस पैसे का वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए उपयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये देश का है। तो इस तरह से उनमें एक अच्छे नागरिक के गुण विकसित नहीं है। कहीं भी राष्ट्रीय आपदा आ गई, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, ये कोरोना का महामारी चल रही है, इस महामारी में सरकार ने
हम लोगों से चंदा मांगा, हम लोग मीन्स सभी भारतीयों से, कि भाई हमारे पास पैसे का थोड़ा अभाव है, आप लोग स्वेच्छा से 1 रुपये ही दें, भले ही कुछ पैसा दें, ताकि जो असहाय लोग हैं, जिनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, इलाज की व्यवस्था नहीं है, कपड़ों की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए हम ये व्यवस्था कर सकें। जो लोग समझदार थे, जो एक सदनागरिक के रोल में थे, अपने आप को भारतीय मानते थे, उन लोगों ने पैसा दिया। किसी ने 1 रुपया दिया तो किसी ने करोड़ भी दिए, करोड़ से ज़्यादा भी दिए, 15 करोड़ टाटा ने दिए, और भी बहुत से लोगों ने दिए होंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपना फर्ज निभाया। युद्ध छिड़ जाता है, युद्ध की स्थिति में ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सैनिकों को जो सीमा पर लड़ रहे हैं, अगर किसी को कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उनके लिए ब्लड वगैरह की ज़रूरत होती है। तो हम सब लोग, पूरे भारतीय लोग एक साथ एकजुट हो जाते हैं और तुरंत ब्लड बैंकों को फुल कर देते हैं। तो ये जो भाव है, ये सदनागरिकता का भाव है, देश के प्रति लगाव का भाव है। अब भारत और चीन के अंदर जो तनाव चल रहा है, भारत पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा है, थोड़ा बहुत तनाव नेपाल के साथ भी है, तो हर भारतीय के मस्तिष्क में, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी संप्रदाय का है, गुस्सा है। सबके मन में गुस्सा है कि हम उन लोगों को परेशान नहीं करते, हम उन लोगों के समय समय पर सहायता भी करते हैं। ऐसी स्थिति में भी हमने पाकिस्तान को दवाइयाँ दी, नेपाल को दवाइयाँ दी, फिर भी वो लोग हमें आंख दिखाते रहते हैं। तो हमारे हर आदमी के मस्तिष्क में गुस्सा रहता है। वो स्वाभाविक सी बात है, हम आपका सहयोग कर रहे हैं और तुम लोग हमें ही, हमारे सैनिकों को, हमारे देश को आर्थिक क्षति पहुंचा रहे हो, मानवीय क्षति पहुंचा रहे हो, हमारे बच्चों के स्कूल तहस नहस कर दिए कश्मीर में। तो इस तरह के भाव हम लोगों के मस्तिष्क में तभी आ पाते हैं जब हम अपने देश के प्रति कुछ भाव अपने मन में रखते हैं। और देख लीजिए, कभी कभार ऐसी आपदाएं आती है, सुनामी, भूकंप, तूफान, सूखा, इन स्थितियों में भी गवर्नमेंट बहुत सहायता देती है। लेकिन कुछ जो गद्दार टाइप के लोग हैं, वो उन बेचारे परेशान लोगों की सहायता को भी हड़प लेते हैं। जैसे इस महामारी के काल में भी बहुत से लोगों ने हड़पा। खाद्य सुरक्षा योजना में देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, शहरी क्षेत्र की मुझे जानकारी नहीं है, जो मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोगों ने फर्जी राशन कार्ड बनवा लिए APL BPL के, और उनको फ्री में अथवा 2 रुपये किलो गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, उसको उन लोगों ने ले लिया। जबकि वो था किसका? गरीब लोगों का, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम थी। उनके लिए सरकार ने ये योजना चलाई थी, खाद्य सुरक्षा योजना। उसमें बहुत से लोगों ने अपने नाम जुड़वा लिए। बाद में जो जिला रसद अधिकारी हैं, उनके लिए सरकार से एक ऑर्डर आया कि जितने भी लोग नाम इसमें फर्जी जुड़े हुए हैं, उन सबसे रिकवरी की जाए, और हर गांव से जो लोगों के गलत नाम जुड़े हुए थे, उन लोगों की सूची निकलवाई गई, पटवारी के माध्यम से, सेक्रेटरी के माध्यम से, डीलर के माध्यम से, और हर गांव में 100-100, 200-200 लोग निकले। और 2015 से, दिसंबर 2015 में यह ऑनलाइन हो गया था, उस समय से लेकर अब तक की पूरी रिकवरी उन लोगों से वसूल की है, जिसमें 27 रुपये किलो गेहूं की वसूली हुई है। जो गेहूं उन्होंने फ्री में लिया अथवा 2 रुपये किलो में लिया। यदि वो इस बात को पहले सोचते कि ये हमारा नहीं है, ये गरीबों का है, हम देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के चूना लगा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं करते। इसलिए सामाजिक विज्ञान विषय में NCERT के माध्यम से ये विशेष जोर दिया गया कि ऐसी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाएं NCERT में और सिलेबस में, जिससे हमारे देश के लोगों में अच्छे नागरिक के गुण विकसित हों, अच्छे संस्कारों युक्त बालक, अच्छे संस्कार युक्त बालक तैयार हों। संस्कारों की जो पाठशाला है
वो कोई विद्यालय नहीं है। संस्कारों की पाठशाला है हमारी माँ, हमारा फादर, हमारा परिवार। इन सबकी प्रिंसिपल जो है, हेड मिस्ट्रेस जो है, वो हमारी माँ है। क्यों? क्योंकि वही हमें संस्कार की पाठशाला शुरू से ही सिखाना प्रारंभ कर देती है। जब हम बोलना नहीं जानते, हम सुनना नहीं जानते, हम देखना नहीं जानते, 10 दिन 20 दिन के ही हम होते हैं, तो ही माँ की पाठशाला शुरू हो जाती है। आप देखिए अपने छोटे भाई बहनों को, आपके जिनके इन्फेंट बेबी है फैमिली में, उनको देखिए, उन बच्चों की माँ संस्कार देना उनको घुट्टी में, कहते हैं ना कि भारतीय बच्चों की घुट्टी में ही संस्कार है। तो घुट्टी वो मीन्स वो दूध है, उस दूध के साथ ही वो संस्कार, उसके सिर को इस तरह से करना, उसको पुचकारना, उसको टच करना, ये केवल देखने में ऐसा लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये संस्कार है। इनसे बालक धीरे 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 जब वो बड़ा होता चलता है, जैसे जैसे माँ संस्कारों का जो बस्ता है उसमें से निकाल के और देती चलती है, और माँ 100 वर्ष की हो जाएगी, बालक 70 साल का हो जाएगा, 80 साल का हो जाएगा, तो भी वो उसको संस्कारों की बात सिखाती रहेगी। इसीलिए मैंने माँ को जो नाम दिया है प्रिंसिपल या हेड मिस्ट्रेस, इसीलिए दिया है। उससे बड़ा संस्कारवान व्यक्ति कोई नहीं है दुनिया में। अब बताते हैं फिर संस्कारों की बात एनसीएफ में, क्योंकि एनसीएफ में इसलिए की कि जो बालक ने घर की पाठशाला में संस्कारों की बात की है, संस्कार सीखे हैं, उन संस्कारों को निखारना है पाठशाला में। उनको अप्लाई तो पाठशाला में करेगा, अपने साथियों के साथ बैठेगा, एक दूसरे का सहयोग करेगा, एक दूसरे को खाना आपस में बांट के खाएंगे, उससे उनमें प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे की सहायता करेंगे। कहीं किसी के ठोकर आदि लग गई और थोड़ा बहुत भी उसके चोट आ गई, उसकी सहायता के लिए वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाएंगे, उसकी पट्टी वगैरह करेंगे। ऐसा अक्सर देखने में आता है, स्कूलों में आप लोग भी ऐसा करते हैं। तो इस तरह से अच्छे संस्कार युक्त बालक तैयार हों, इस तरह की व्यवस्था सामाजिक विज्ञान विषय के माध्यम से एनसीएफ में सम्मिलित किया गया था। जब एनसीएफ तैयार हो गया तो कुछ लोगों के मस्तिष्क में ये प्रश्न आया कि एनसीएफ को अप्लाई क्यों किया, इसकी आवश्यकता क्या हुई। तो आधुनिक विचारधारा के जो लोग हैं, जो चिंतक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा भाई अब तक 1935 से लेकर अब तक बहुत सारे आयोग बने, बहुत सारी समितियां बनी, बहुत सारे सुधार आयोग बने, लेकिन जैसी एजुकेशन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें हमारे बच्चों के लिए चाहिए, ऐसी किसी भी दस्तावेज में बात नहीं कही गई। इसके लिए जैसे सबसे पहले बात करते हैं 1935 में, अभी बात कर रहे हैं 1947 से पहले की, यानी परतंत्र भारत की। लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र, लॉर्ड मैकाले ने 1935 में जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें संस्कार नाम की कोई चीज सम्मिलित नहीं की गई, सामाजिक विज्ञान विषय नाम का कोई सब्जेक्ट सम्मिलित नहीं किया गया। उसमें वो सब्जेक्ट काम में लिए गए, उन सब्जेक्टों की चर्चा उसमें की गई जो केवल ब्रिटिश सरकार के काम के थे, जिसमें उनके अपने व्यक्तिगत हित थे, जिनमें उनके ब्रिटेन के हित थे। इसीलिए जब हम कभी चर्चा होती है शिक्षा नीतियों पर, जैसा अभी चर्चा चल रही है शिक्षा नीतियों पर, बहुत ज़बरदस्त पूरे देश में जो है बैठकें हो रही हैं, संगोष्ठियाँ हो रही हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। लॉर्ड मैकाले की जब बात करते हैं, वर्तमान शिक्षण व्यवस्था की बात करते हैं, तो हर कोई कहता है लॉर्ड मैकाले की शिक्षण व्यवस्था है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि लॉर्ड मैकाले की ही शिक्षण व्यवस्था आज भी है, लेकिन उसमें कुछ भारतीयता सम्मिलित कर दी गई है। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है, जो एनसीएफ आया, इसमें पूरी तरह हमारी एजुकेशन को भारतीय करने की बात कही गई है। इसीलिए सामाजिक विज्ञान विषय को एनसीएफ के माध्यम से वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग बनाना था।
उसके लिए जिम्मेदार कौन हुआ? पहला तो लॉर्ड मैकाले, दूसरा बुड का घोषणा पत्र, बुड का घोषणा पत्र आया था 1854 में। बात आती है 1857 की क्रांति क्यों हुई? 1857 की क्रांति में हम लोगों के ऊपर जो ज्यादती हुई उसमें एक ज्यादती एजुकेशन की भी थी। बोर्ड का जो घोषणा पत्र था उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, हमारे गुरुकुल आश्रमों की व्यवस्था थी, हमारे जो विद्यालय चल रहे थे, उनको तहस नहस करके अंग्रेज बनाने की पूरी योजना बुड ने अपने घोषणा पत्र में रखी। और 1857 की क्रांति का एक कारण यह भी बना। तीसरा है हंटर आयोग। ये 1882 में आया था। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हमारे यहाँ कहते हैं ना, अरे 2 हंटर मारेंगे, कहते हैं ना किसी को दंड देना होता तो इसका मतलब 2 डंडे मारेंगे। तो इन लोगों ने, हालांकि ये नाम था, मैं आपको ऐसे ही उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हंटर एक अंग्रेजी शिक्षा शास्त्री का नाम था। उसने एक आयोग, उसके निर्देशन में एक आयोग गठित किया, उसमें 4 मेंबर और थे। इन्होंने जो सिफारिश दी वो ऐसी थी जो इन दोनों से भी बेकार, अर्थात इन दोनों में तो भारतीयता की थोड़ी बहुत बात थी, इसमें 100% नहीं थी। चौथा हरटांग समिति। ये 1929 में बनाई थी। हरटांग समिति का जो मुख्य ध्येय था वो हमारे क्रांतिकारियों का अंग्रेजों के ऊपर जब प्रेशर बना, हमारे शिक्षा शास्त्रियों का प्रेशर बना, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग का प्रेशर बना, तो उन्होंने हरटांग समिति गठित की। हरटांग समिति ने हंटर आयोग में जो चीज़ें ऐसी थी जो भारत विरोधी थी, उन भारत विरोधी चीज़ों को हटाने के लिए समिति गठित की गई थी कि भाई आप इसका रिव्यू कीजिए, इसकी पुनरीक्षा कीजिए और उसके बाद आप अपनी सिफारिश दीजिए। इसलिए ये समिति गठित की गई थी, लेकिन इसकी भी उपलब्धि ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। अब यहाँ हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में। 1929 के बाद कोई शिक्षा आयोग या कोई भी समिति गठित नहीं की गई और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। जब देश आज़ाद हो गया, संविधान का निर्माण हो गया, उस समय एक बात चली थी कि किस तरह की शिक्षण व्यवस्था भारत में अप्लाई की जाए और किस तरह की शिक्षण व्यवस्था भारत की वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाए, ताकि हमारे बालक देश के लिए एक योग्य नागरिक बन के आए और देश का विकास करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक आयोग गठित किया। उस आयोग का नाम दिया राधाकृष्णन आयोग।